स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वंडर ज्ञान शो में। तो पिछले कक्षाओं में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था। हम जानते हैं मूल इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो इसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम शुरू करने वाले हैं सिंधु सभ्यता को। जैसा कि हम जानते हैं आद्य इतिहास में लिपि मिलती है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जाता, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसी को सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम जानते हैं सिंधु और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मध्य के उपजाऊ भूभाग पर एक विस्तृत सभ्यता का विकास होता है, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसी का एक जो सबसे पहला इसके स्थल की खुदाई हुई थी, जो हड़प्पा नाम से था, उसे ही उसके नाम पे हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के मध्य उपजाऊ भाग पे एक विस्तृत सभ्यता का विकास होता है, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा नामक स्थल इसका पहला पुरातात्विक स्थल जिसे खोजा गया था, जिसके नाम पे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यदि काल अनुक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह मिस्र की प्राचीन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालिक प्रतीत होती है। तो यदि हम सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की बात करें या फिर तिथि, तो इसमें भी कई तिथियां प्रमुख विद्वानों द्वारा कई तिथियां बताई गई हैं, जिसमें मैं आपको कुछ प्रमुख नाम नोट करवाने जा रहा हूं। जिसमें पहले है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जी के अनुसार जो सिंधु सभ्यता की तिथि प्राप्त होती है वो 3250 से ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताई गई है। जॉन मार्शल आप जानते होंगे, ये हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं 1904 में। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट मैके साहब। तो अर्नेस्ट मैके साहब जो है वो सिंधु सभ्यता की तिथि 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ये पहले। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं माधव स्वरूप वत्स। तो इन्होंने जो सिंधु सभ्यता की तिथि बताई है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व की बताई है। इनके बाद हैं आपके मार्टिमर व्हीलर महोदय।
मार्टिमर मिलर बताते हैं सिंधु सभ्यता की जो तिथि वह है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। मार्टिमर मिलर के बाद है फेयर सर्विस। इनके अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व। इनके बाद आते हैं आल्चिन दंपत्ति। इन्होंने जो डेट बताई है वह है 2250 से 1750 ईसा पूर्व। आल्चिन दंपत्ति के बाद जॉर्ज एफ डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स, इनके अनुसार जो तिथि है वह 2150 से 1864 ईसा पूर्व। और ये आखिरी नाम जो है वो है धर्मपाल अग्रवाल। जिन्होंने सिंधु सभ्यता की जो तिथि बताई है वह 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे दोस्तों जो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। तो ये 1750 है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है जिसे मैंने आपको नोट करवा दिए जिन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत किया था। तो ये तिथि जो संबंधी सवाल होते हैं वो बड़े परीक्षाओं में ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद विषय है। फिर भी जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वह जो अंतिम तिथि स्वीकार करता है वह है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो लास्ट तिथि मानी जाती है वह 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो तिथि मानी है वह 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या उजवा के टीले की सभ्यता। प्रारंभ में मित्रों ये उजवा का टीला ही था, परंतु बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। तो अभी हम जानेंगे कैसे उजवा का टीला उत्खनन कैसे हुआ, बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम समझेंगे। तो ये जो उजवा का टीला है यह पाकिस्तान प्रशासित पंजाब के तत्कालीन साहिवाल जिले इसे आज आधुनिक रूप में मतलब साहिवाल जो जिला है यह आज मोंटगोमरी जिला है। तो पाकिस्तान अधिशासी पंजाब क्षेत्र के तत्कालीन साहिवाल जिसे आज मोंटगोमरी जिला कहते हैं
उसके एक क्षेत्र में एक मिट्टी का ऊंचा ढेरा था, जिसे वहां के स्थानीय जो लोग थे वह उचवा का टीला बोलते थे। तो यहाँ यहीं पे साहिवाल जिले में एक मिट्टी का ढेर था जिसे उचवा का टीला बोला जाता था। साहिवाल जो कि इस समय जिसे मांटगोमरी नाम दे दिया गया, वहीं पे उचवा का टीला था। तो उचवा के टीले के संबंध में सबसे पहले लेखन का श्रेय चार्ल्स मैसून को दिया जाता है। जिन्होंने अपना लेख 1826 में प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने यह अनुमान लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये कल्पना कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे एक विस्तृत सभ्यता हो सकती है, उचवा के टीले में एक विस्तृत सभ्यता हो सकती है। इसलिए एक जो ये अनुमान था, जिस वजह से ज्यादातर लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन सन 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन, और इसके जो इंजीनियर थे वो ब्रंटन बंधु। ये दो भाई थे, जिनमें पहले जो थे वो थे चार्ल्स ब्रंटन और जो दूसरे थे विलियम ब्रंटन। ये इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए ये इंजीनियर नियुक्त किए गए थे। तो इन्होंने जब इंजीनियरिंग का मतलब जब वो लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो अचानक से वहां पे जो लाइन बिछाने के लिए जो ईंटें थी वो खत्म हो जाती हैं। ईंटें खत्म हो गई और इस वजह से इन्होंने कहा कि जाओ इस टीले से कुछ ईंटें लेते आओ। और जब वहां पे ईंटें लाने के लिए मजदूर गए, तो वहां से अचानक से प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी। तो यहाँ से कुछ वस्तुएं, प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी। तो इन्होंने, ये इंजीनियर थे तो जानते थे, पढ़ाई लिखाई इन्होंने की थी, तो उन्हें इनका ज्ञान था कि ये प्राचीन वस्तुएं हैं, हो सकता है यहाँ पे सभ्यता होगी। और उन वस्तुओं को इन्होंने तब उस समय के जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने उनको भेजा। तो इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम जी के पास उन वस्तुओं को भेजा। 1854 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, जिसमें ईंटों की कमी हो गई। तो जो इंजीनियर थे ब्रंटन बंधु, उन्होंने बोला कि जाओ ईंटें लेके आओ। ये 1854 है, 1854 जाओ ईंटें लेके आओ। तो उन्होंने जब मजदूर यहाँ से ईंटें लाने गए, तो यहाँ से अचानक से ही वस्तुएं मिलने लगी जो बहुत ही प्राचीन थी और जिसके महत्व को इन्होंने समझा और उसे उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब 1854 और 1856 दो बार इन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया। और उसके बाद इन्होंने एक अपना विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया, जो कि लगभग 286 पृष्ठों की थी। तो यह 286 पृष्ठों का एक इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया और 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेख में प्रकाशित भी करवाया। 1875 ईस्वी में इन्होंने अपने जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल
नामक पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित भी करवाया। लेकिन अभी भी इस ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया। अब आते हैं 1912। जेएम फ्लीट महोदय। कहा जाता है कि ये एक दिन रोड पे टहल रहे थे, तो इन्होंने फुटपाथ के किनारे जो कापी किताब बेचते हैं उसमें इन्होंने उस पत्रिका को देखा जिसमें यह रिपोर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्ट थी, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी रिपोर्ट को देखा तो इन्होंने पाया कि ये चीजें तो बहुत ही गहन लिखी गई हैं, लेकिन इसे एक सही क्रम में नहीं लिखा गया। इसलिए इन्होंने 1912 ईस्वी में 1912 में इसे फिर से लिखा और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसे पुनः छपवाया। 1912 में जेएम फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में इसे फिर से छपवाया। अब जो यह था इसका चारों ओर चर्चा होने लगा। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम के जिस रिपोर्ट को इन्होंने पुनः सुधार करके छपवाया रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में नामक पत्रिका के माध्यम से, तो यह चारों ओर चर्चा में आ गया। और यह बात जब जॉन मार्शल के कान में पड़ी तो उसने 1920 ईस्वी में 1920 जब जॉन मार्शल के कान में बात पड़ी तो उसने 1920 ईस्वी में अपने सहयोगी दयाराम साहनी को इस क्षेत्र के उत्खनन का आदेश दिया। दयाराम साहनी तो सोचिए 1826 से इसका क्रम चलता रहा और 1920 में जब जॉन मार्शल साहब को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने 1920 में अपने सहयोगी दयाराम साहनी को बोला जाओ उत्खनन करो, देखो क्या है यहाँ पे। तो 11 माह 26 दिन तक इसका उत्खनन हुआ। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। और 1921 में 11 माह 26 दिन उत्खनन होने के पश्चात 11 माह 26 दिन तक पंजाब के पाकिस्तान अधिशासी पंजाब के साहिवाल जिले जो आधुनिक मांटगोमरी है, यहाँ पे रावी नदी के बाएं तट पर बाएं तट पर 11 माह 26 दिन तक उत्खनन होता है। और तब यह पता चलता है कि यहाँ पे एक विस्तृत सभ्यता है। वास्तव में यहाँ पे एक विस्तृत सभ्यता है और इसे ही उस समय उचवा के टीले की सभ्यता कहा जाने लगा। बाद में जॉन मार्शल जी ने 1954 में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। हड़प्पा सभ्यता इन्होंने इसका नाम रखा। तो अब तो आप समझ ही होंगे उस वक्त टीले और हड़प्पा सभ्यता में क्या संबंध है। तो
सोचिए 1826 में जब चार्ल्स मैसोन ने लिखा, उसके बाद से लेके 1921 तक जब यहाँ पे खुदाई हुई और पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता है, विस्तृत सभ्यता है, जिसे पहले उचवा के टीले की सभ्यता नाम दी गई और बाद में इसका नाम जॉन मार्शल महोदय ने 1954 में हड़प्पा सभ्यता कर दिया। तो इसके बाद तो हम जानते ही हैं 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर खुदाई की और मोहनजोदड़ो के टीलों के बारे में पता किया। मोहनजोदड़ो का टीला, और इस तरह से चारों ओर चर्चाएं होने लगी सिंधु सभ्यता के बारे में। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल महोदय के निर्देशन में 1920 में उन्होंने बोला था, और जो 11 मार्च 26 दिन तक खुदाई चली पंजाब के साहिवाल जिले में, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया गया। और फिर 1922 ईस्वी में 1921 में यह था, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो पे पता लगाया। अब सिंधु सभ्यता मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बातें बहुत ही खास पूछी जाती हैं, जैसे कि यह किस नदी के किनारे था। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा वह रावी नदी के किनारे था। कौन सा जिला था? तो साहिवाल जिला था, जिसे आज मोंटगोमरी जिले के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान अधिशासित पंजाब का वो क्षेत्र था जिसमें वह जिला साहिवाल जिला था। और यह भी पूछ लिया जाता है कि यह रावी नदी के किस तट पर? तो वह बाएं तट पर। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं। बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है तो ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी, मतलब लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट, दाएं तट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दाएं तट है। दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, बाएं तट पर हड़प्पा, दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो। ये 1921 में आपका इसका हुआ था, हड़प्पा का, और 1922 में मोहनजोदड़ो का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास के। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर विन्यास था वो किस प्रकार से था।
तो समझते हैं ये था राजा का निवास। ये आपका दुर्ग है। ये पुरोहित भवन। ये सभागार, जहाँ पे राजा की सभाएं होती थी। और यहीं से कुछ दूरी पे हटके श्रमिक आवास भी था। ये श्रमिक आवास है। तो श्रमिक आवास के बारे में बोला जाता था कि इनका जो दरवाजा था वो मुख्य मार्गों पर न होके इन गलियों में खुलता था। मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे बने हो, तो ये गलियों में खुलता था। जो श्रमिक आवास का ऊंचा दरवाजा गलियों में खुलता था, ये मुख्य मार्ग हो गया, राजमार्ग। हम यह भी जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वहां पे सड़कों के किनारे नालियां होती थी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मेहराबदार गड्ढे बनाए जाते थे ताकि यदि नालियों में कोई ठोस अपशिष्ट आए तो वो यहाँ पे आके जमा हो जाए और पानी सीधे निकल जाए। और सड़कों पे ढक्कन लगे होते थे जहां से खोलकर इन्हें साफ कर लिया जाता था। उस समय का देखिए वास्तुकला कितना उन्नत था। और ऐसा हमें सुमेरिया या मिस्र की सभ्यताओं में इतनी उन्नत नाली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था नहीं मिलती है। सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ भी लगाए जाते थे और प्रकाश दूर तक फैले, उसके लिए इन प्रकाश स्तंभों का जो दीवार था उसे चांदी की प्लेटिंग उस पर कर दी जाती थी। चांदी की प्लेटिंग, चांदी की परत चढ़ा दी जाती थी इनके ऊपर। यहाँ पे एक वृत्ताकार चबूतरा, यहाँ पे 837 कब्रिस्तान था ये। और यहाँ पे यज्ञ कुंड पाए गए हैं, यज्ञ वेदिका। यहाँ पे एक अन्नागार भी पाया गया है, अन्नागार। ये उस समय की आप निर्माण शैली, निर्माण कला को देखिए कि यहाँ पे अन्न रखे जाते थे और नमी से जो अन्न खराब हो जाते हैं और उसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। नमी से बचाने के लिए जो अन्नागार था इसकी दीवारों पर जिप्सम की पेंटिंग की जाती थी। जिप्सम, तो आप जानते हैं जिप्सम जो होता है वो नमी को सोख लेता है। तो कुछ इस तरह का वृत्ताकार चबूतरा, इस तरह का कुछ विन्यास रहा होगा या फिर होता है इस तरह का। यहाँ पे हम दिशा के ज्ञान में भूल न जाए इसलिए ये जो मानक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये पुरोहित निवास, राजा का जो महल था, ये सभागार है जहाँ पे सभाएं होती थी। श्रमिक आवास जो है, यहाँ पे नालियां जो थी वो मेहराबदार गड्ढे नुमा में अंदर संरचनाएं बनाई जाती थी जहाँ पे नालियों के जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते थे वो आके बैठ जाते थे, जिन्हें ढक्कन के माध्यम से निकाल लिया जाता था। प्रकाश स्तंभ सड़कों के किनारे भी लगाए जाते थे जिससे चांदी की प्लेटिंग होती थी ताकि जो प्रकाश है वो फैले और उससे ज्यादा रोशनी हो। ये जो सड़कें थी बिल्कुल सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। श्रमिक आवास में जो घर के दरवाजे थे वह बाहर मुख्य मार्ग पर न होकर गलियों में खुलते थे
और ऐसी जो सड़कों और नालियों की व्यवस्था है वो अन्यत्र किसी भी सभ्यता में नहीं देखी जाती है। तो इतना उन्नत सभ्यता था, इतने उन्नत हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इस सभ्यता को बनाया। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारा परिवार है वो और बड़ा हो। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।